हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है सार्थक अंक सिग्निफिकेंट डिजिट्स। इस टॉपिक से रिलेटेड सबसे पहले दो क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, निम्नलिखित राशियों में प्रत्येक में कितने सार्थक अंक हैं। ये 5 क्वेश्चन हो गए। इसमें ये पता करना है कि जो भौतिक राशियाँ मापी गई हैं यूनिट के साथ, इनमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रत्येक स्थितियों में सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अगर दो मापन को हम जोड़ते हैं, दोनों का योग करते हैं, तो फिर उसमें सार्थक अंक कितने हैं। दो राशियों का व्यवकलन करते हैं, घटाते हैं, तो जो रिजल्ट आता है उसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है। दो राशियों का गुणा करते हैं तो उसमें सार्थक अंकों की संख्या का निर्धारण हम कैसे करेंगे। इस तरीके से 3 राशियां हैं, इनका गुणनफल करेंगे तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी। इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए, इनका सलूशन निकालने के लिए हम सबसे पहले सार्थक अंक को डिफाइन करेंगे और इसके बाद सार्थक अंकों की संख्या का निर्धारण करने के लिए कुछ नियम दिए गए हैं, वो नियम अच्छी तरीके से समझेंगे। तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स या सार्थक अंक क्या होते हैं। जब हम किसी भौतिक राशि का मापन करते हैं तो हमें एक निश्चित मान प्राप्त होता है और वो मान दशमलव के कई स्थानों तक भी हो सकता है। जितने ही सेंसिटिव उपकरण से हम किसी भौतिक राशि का मापन करेंगे उतने ही ज़्यादा डिजिट वाला मान हमको प्राप्त होगा। लेकिन उनमें से कुछ ही अंक ऐसे होते हैं जो यथार्थ होते हैं, ठीक है ना, जो वास्तविक माप के करीब होते हैं और उन्हीं अंकों को हम सार्थक अंक कहते हैं। किसी भौतिक राशि की माप में यथार्थता पूर्वक ज्ञात अंकों को सार्थक अंक कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई। अब इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कुछ नियम हैं, जिनमें से पहला नियम देखते हैं। पहला नियम क्या कहता है, दो अशून्य संख्याओं के बीच के समस्त शून्य सार्थक अंक होते हैं। जैसे अब देखिए, दो अशून्य संख्याएं, एक 5 है और एक 2 है, ये नॉन जीरो डिजिट्स कहलाते हैं और इन नॉन जीरो डिजिट्स के मध्य 2 जीरो हैं। तो ये देखते हैं कि क्या ये जीरो भी सार्थक अंकों की संख्या में गिने जाएंगे अथवा नहीं। तो नियम क्या कहता है, दो अशून्य संख्याओं के बीच के समस्त शून्य सार्थक अंक होते हैं। जैसे इस संख्या में 5 सार्थक अंक है, ठीक है ना। तो पहला नियम ये हो गया। जैसे यहाँ पे हम देखें, कोई ऐसा डिजिट है 205 सेंटीमीटर, जीरो बीच में छिपा हुआ है, दो अशून्य संख्याओं के बीच एक जीरो है, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 होगी, ठीक है ना। इसमें सार्थक अंकों की संख्या 3 हो गई। ये क्वेश्चन जो है पहले नियम को फॉलो कर रहा है। दूसरा नियम क्या कहता है, अंतिम अशून्य संख्या के दाईं ओर के सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। जैसे 2500 में 4 सार्थक अंक है, ठीक है ना। अब दाईं ओर के जीरो ये हो गए, दाईं ओर के सारे शून्य जो है सार्थक अंकों की संख्या में गिने जाएंगे। दूसरा नियम क्या कहता है, अंतिम अशून्य संख्या, यहाँ पे 5 क्या है, अंतिम अशून्य संख्या है और उसके दाईं ओर कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं। ये दोनों जीरो भी सार्थक अंकों की संख्या में गिने जाएंगे और इस प्रकार से 2500 में कितने सार्थक अंक हो गए, कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए, 4 सार्थक अंक है, ठीक है। तो इसके आधार पे हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। 4000 किलोग्राम, अब कोई पूछता है 4000 किलोग्राम में कितने सार्थक अंक हैं, तो यहाँ पे हम दूसरे नियम की तरफ ध्यान देंगे और दूसरा नियम क्या कहता है कि अंतिम अशून्य संख्या के दाईं ओर के सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। इस तरह से 4000 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। जैसे 2500 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, 4, तो 4000 में भी सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ये दूसरा महत्वपूर्ण नियम हो गया है। तीसरा नियम क्या कहता है, प्रथम अशून्य संख्या के बाईं ओर के सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। ध्यान देंगे यहाँ पे, दूसरे से डिफरेंट, दूसरे का अपोजिट रूल है। दूसरा रूल क्या कहता था कि दाहिनी ओर के सारे शून्य सार्थक अंकों में गिने जाएंगे, लेकिन तीसरा नियम क्या कह रहा है कि बाईं ओर के जो जीरो होते हैं वो सार्थक अंकों की संख्या में नहीं गिने जाते हैं।
जैसे इतनी बड़ी डिजिट्स है ना यहाँ पे 0.002500, ये इतने बड़े डिजिट में कितने सार्थक अंक हैं? केवल 4 सार्थक अंक हैं, क्योंकि बाकी 3 जीरो जो है वो सार्थक अंकों की संख्या में नहीं गिने जाएंगे। तो तीसरा नियम क्या कहता है? प्रथम अशून्य संख्या के बाईं ओर के सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। जैसे 0.002500 में केवल 4 सार्थक अंक हैं। इस तरह का कौन सा क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 4, 0.03400 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? इसी तरीके का क्वेश्चन 5वां है, 0.05040 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? तो तीसरे नियम का उपयोग करते हुए यहाँ पे हमें देख रहे हैं कि चौथे क्वेश्चन में 00 को हटा दें तो सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4। ठीक है ना? यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई? 4। यहाँ भी जी दोनों जीरो को हटा देते हैं, ठीक, क्योंकि बाईं ओर की जीरो हम अपनी गणना में नहीं लेंगे। तो यहाँ भी सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई? 4। तो तीसरा नियम क्या कहता है? प्रथम अशून्य संख्या के बाईं ओर के सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। चौथा नियम क्या कहता है? मात्रक बदलने पर सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है ना? जैसे अगर हम किसी भौतिक राशि का मापन करते हैं, किसी डिस्टेंस को मापन करते हैं, तो सेंटीमीटर में कितना प्राप्त हो रहा है उसका मान? 2.5 सेंटीमीटर। यही मान मिलीमीटर में कितना हो रहा है? 25 मिलीमीटर। इसी को अगर हम मीटर में मापन करें तो कितनी वैल्यू आएगी? 0.025 मीटर। अब हम यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं, सेंटीमीटर हो, मिलीमीटर हो या मीटर हो, किसी भौतिक राशि का मापन अगर हम 3 अलग अलग मात्रकों में कर रहे हैं तब भी सार्थक अंकों की संख्या हर जगह कितनी होगी? सेम होगी। यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 2। यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 2। यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 2। ठीक है ना? प्रत्येक में सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई? 2। तो चौथा नियम क्या कहता है कि मात्रक बदलने पर भी सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है ना? चलिए, पांचवा नियम क्या कहता है? पांचवा नियम क्या कहता है कि यदि कोई भौतिक राशि 10 की घात के पदों में व्यक्त की जाती है तो 10 की घात को सार्थक अंकों की गणना में नहीं लेते हैं। जैसे 3.42 इंटू 10⁻⁻2 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 3 है यहाँ पे सभी, क्योंकि यहाँ पे 10 की घात जो है नहीं ली जा रही। इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई? 3.42 इंटू 10⁻⁻2 में सार्थक अंकों की संख्या हो गई 3। तो ये सार्थक अंकों के निर्धारण के 5 बहुत ही महत्वपूर्ण नियम हैं और इन्हीं नियमों के आधार पे हम अभ्यास करके बता सकते हैं कि किसी भौतिक राशि के मापन में जो मापित वैल्यू हमको प्राप्त हो रही है उसमें कितने जो अंक हैं वो यथार्थतापूर्वक मापन के लिए आवश्यक हैं, और वही अंक क्या कहलाते हैं? सार्थक अंक कहलाते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 में चलते हैं और उस क्वेश्चन नंबर 1 का जो है सलूशन निकाल सकते हैं। पहले में 4 सार्थक अंक हो गए, दूसरे में 3 सार्थक अंक हो गए, तीसरे में 4 सार्थक अंक हो गए, चौथे में कितने हैं? 4 सार्थक अंक हो गए, और पाँचवें भी 4 सार्थक अंक हो गए। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वेरी इजी हो गया। अब 2 में चलते हैं कि अगर मापित जो राशियां हैं, राशियां जो मापन करके दी गई हैं, अगर उन राशियों को जोड़ा जाए तो जो योगफल प्राप्त होता है, अथवा घटाया जाए तो जो है व्यवकलन प्राप्त होता है, अथवा 2 राशियों का गुणनफल किया जाए तो जो गुणनफल प्राप्त होता है, उनके सार्थक अंकों की संख्या का निर्धारण हम किस तरीके से करेंगे? तो यहाँ पे 4 एग्जाम्पल दिए गए हैं। हमने 2 राशियों को जोड़ा। एक राशि है 25.6 सेंटीमीटर और प्लस 1.32 सेंटीमीटर। इसका योगफल आ रहा है 26.92 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम यह ध्यान देते हैं कि वास्तव में योग तो इतना आ रहा है, लेकिन सार्थक अंकों की संख्या का निर्धारण हम कैसे करेंगे? तो सार्थक अंकों की संख्या का निर्धारण इस प्रकार से किया जाएगा कि जो मापित राशियां हमको प्राप्त हो रही उसमें कितने सार्थक अंक हैं। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सब इसमें 3 सार्थक अंक हैं और इसमें भी 3 सार्थक अंक हैं। तो जो हमको योगफल प्राप्त होगा उसमें
यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 4 अंक प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन सार्थक अंकों की संख्या हो जाएगी 3। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। 2 को हम अपने जो है सार्थक अंकों की संख्या में नहीं गिनेंगे, क्योंकि रूल कहता है कि मापित राशियों में जितने सार्थक अंक होंगे, जो राशियां हम योग कर रहे हैं उसमें जितने सार्थक अंक होंगे उतने ही सार्थक अंक योगफल में लिए जाएंगे। तो यहाँ पर योगफल कितना प्राप्त हो रहा है? 26.92 सेंटीमीटर, लेकिन इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। यानी हमारा योगफल क्या हो जाएगा? 26.9 सेंटीमीटर। दूसरा है व्यवकलन से रिलेटेड है, 2 भौतिक राशियों का हम अंतर निकाल रहे हैं। एक राशि है 145.4 सेंटीमीटर और दूसरी राशि है 2.2135 सेंटीमीटर। दोनों को घटाते हैं तो जो हमको आंसर मिल रहा है इतना बड़ा आंसर मिल रहा है। लेकिन अगर कोई पूछता है कि इन दोनों के अंतर में कितने सार्थक अंक हैं, तो फिर से हम रूल अप्लाई करेंगे कि न्यूनतम सार्थक अंक, हमें देख रहे हैं कि इसमें सार्थक अंक कितने हुए? 1 2 3 4 5, लेकिन इसमें सार्थक अंक कितने हैं? 1 2 3 4, 4 सार्थक अंक है। तो जो अंतर हमने लिया है उसमें सार्थक अंकों की संख्या 4 होगी। यानी हमारा अंतर कितना हो गया? 143.1 सेंटीमीटर। 865 को हम छोड़ देंगे यहाँ पर, ये रूल कहता है। ठीक है, अब चलते हैं गुणनफल में देखते हैं। यहाँ पे 2 गुणनफल दिए गए। एक गुणनफल ये, किसी कांस्टेंट से हम गुणा करते हैं तो हमको जितनी राशि प्राप्त होगी उसमें उपस्थित पूरे के पूरे अंक सार्थक अंक कहलाएंगे। या ऐसा भी हम कह सकते हैं कि जो मूल राशि है, मूल राशि में कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5, सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 5। तो जो गुणनफल प्राप्त हो रहा है उसमें भी 5 सार्थक अंक प्राप्त होंगे। ठीक है ना, एक भी डिजिट इसमें ज़्यादा होता तो वो सार्थक अंकों की संख्या से बाहर निकल जाता। इसी तरीके से ध्यान देंगे, चौथा क्वेश्चन क्या है? 3 राशियों का गुणनफल है, यूनिट के साथ है, यहाँ पे देख रहे हैं, यानी कि किसी न किसी का आयतन है। तीनों का गुणनफल कितना आ रहा है? इतना बड़ा गुणनफल आ रहा है। अब सवाल है कि ये सारे के सारे अंक सार्थक अंक हैं कि नहीं? तो नहीं है। हमें चेक करेंगे कि सबसे ऐसी कौन सी राशि हैं जिसमें सबसे कम सार्थक अंक हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे कम सार्थक अंकों वाली संख्या कौन सी है? 5.24 मीटर। तो हम जो हमारा यहाँ पे गुणनफल आ रहा है उसमें से केवल 3 डिजिट उठाएंगे। तो यहाँ पे हम ध्यान से बता सकते हैं कि यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 होगी। मतलब इसका जो गुणनफल होगा 1.60 घन मीटर। इसका जो गुणनफल हो जाएगा केवल इतना गुणनफल लिया जाएगा, केवल इतने अंक ही सार्थक अंकों में गिने जाएंगे। इतने बड़े गुणनफल में केवल सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। क्यों? क्योंकि जो मूल राशि है जिसका गुणा हमने किया है उनमें सबसे छोटी कौन सी राशि है जिसमें कम से कम सार्थक अंक है? वो है 5.24 मीटर। ठीक है, तो ये टॉपिक हो गया सिग्निफिकेंट डिजिट्स का, सार्थक अंक का। जितना ज़्यादा आप इसमें एक्सरसाइज करेंगे उतना आप परफेक्ट होंगे, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं, अपने बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं 1-2 नंबर के। तो इस टॉपिक को अच्छी तरीके से समझें, बार बार पढ़ें इसको। बार बार हम समझेंगे कि एक बार किसी टॉपिक को देखकर हमें डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि वो टॉपिक सरल है अथवा कठिन है। इसलिए किसी भी टॉपिक को आप बार बार सुनें और इसके बाद बुक खोल करके उससे रिलेटेड चैप्टर को पढ़ें और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करें, तब जाके कोई भी टॉपिक कंफर्म होता है और अच्छी तरीके से समझ में आता है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अब अगला जो है टॉपिक हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।